वीडियो में हम आपको समझाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। देखिए इसके कुछ जो है नियम है, कोई अधिक नियम तो है नहीं। टेंसों के अकॉर्डिंग जैसे कि आपको अगर बताएं तो 8 भागों में पैसिव वॉइस बनते हैं। और टेंसों के 8 भागों में जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाता है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, पास्ट कंटिन्यूस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है, और उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है और फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। तो इन जो 8 भागों में टेंसों के आधार पर पैसिव वॉइस बनता है। वैसे टेंस के आधार जो है वो 12 भागों में टेंस बनते हैं, लेकिन और पैसिव वॉइस है वो 8 भागों में बनते हैं। इसके अलावा जैसे कि अब पैसिव वॉइस की जहाँ तक बात करें, प्रत्येक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तक इंडेफिनिट का सवाल है, इंडेफिनिट के बाद में जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज मार करके थर्ड फॉर्म करते हैं, और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज मार बीइंग करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो इज वॉज वर प्लस में बीइंग करके थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अगर मान लीजिए परफेक्ट है तो हैज़ बीन हैव बीन करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और अगर पास्ट है तो हैड बीन थर्ड फॉर्म करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल भी थर्ड फॉर्म करते हैं, सेल भी थर्ड फॉर्म करते हैं, और परफेक्ट है तो सेल हैव बीन थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म करते हैं। और वैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये तो आपको आता ही है, पहले से मैंने बता रखा है। तो देखिए तो इस प्रकार के, और प्रत्येक मॉडल सहायक क्रिया जैसे कि मॉडल के सहायक क्रिया कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, ये सब क्या है मॉडल के हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है। तो इनके बाद में हम बी का यूज़ करते हैं, बी के बाद में थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो इस प्रकार पैसिव वॉइस बनता है। तो देखिए ये जो है नो बॉडी कैन डू इट, इसे कोई भी हल नहीं, इसे कोई भी नहीं कर सकता है। तो इट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको इट को हमने सब्जेक्ट बनाया है। इट के बाद में हमने कैन लगाया है, जैसा कि इसमें कैन है, और उसके बाद में ये जो बॉडी किसी का नाम नहीं होता है, नो बॉडी लिखा है तो बॉडी कि कोई शब्द, इस शब्द को हटाना पड़ेगा और नो को नॉट पूरा बना करके यहाँ लिखना पड़ेगा कैन के बाद में। तो ये क्या हुआ कैन नॉट, और कैन के पास में इसके सटा करके नोट को लिखना होगा। इट कैन नॉट बी, और बी का देखिए कैन के बाद में बी का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी है। तो इसके बाद में जो है बी का यूज़ करते हैं, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बन जाता है। तो नो बॉडी कैन डू इट, इसे कोई भी नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट बी डन, इसे नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ बाय एनी बॉडी या नो बॉडी करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बाय नहीं लगेगा। आगे देखिए सी इज़ टू डू इट, उसे इसे करना है, उसे इसे करना है। तो इट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। तो इट क्या है, एक वचन है तो इसलिए इज लगाएंगे। इट इज़, अब क्या है कि टू का टू बी बना देंगे तो इट इज़ टू बी, और डू का क्या होगा डन हो जाएगा। इट इज़ टू बी डन, इसे किया जाना है, किसके द्वारा, बाय लगाएंगे। बाय लगा करके सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, तो एज ई आर हर, ये हो गया। इट इज़ टू बी डन बाय हर, उसके द्वारा इसे किया जाना है। टू बी का अर्थ होता है जाना या होना, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में इसका अर्थ जाना भी हो जाएगा, होना भी हो जाएगा, दोनों ही अर्थ है इसका। उसके बाद देखिए ही मस्ट लुक इनटू द मैटर, उसे इस मामले की छानबीन करनी अवश्य ही चाहिए, उसे अवश्य ही इस मामले की छानबीन करनी चाहिए। तो ये इनटू क्या है कि लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, ये दोनों साथ में है। तो लुक का अपना अर्थ होता है देखना या दिखाई देना, दोनों अर्थ है, ठीक है। और उसके बाद में इसका अपना कोई अर्थ, जैसे मान लीजिए अब इसका अर्थ है देखना या दिखाई देना, इसके सामने हमने इनटू लिख दिया तो ये क्या हुआ फ्रेजल वर्ब बन गया। अब उसका वो अर्थ नहीं रहा जो पहले था, ठीक है। लुक इनटू का इसका अर्थ है, दोनों के मिलने से अर्थ बना है छानबीन करना या जांच पड़ताल करना, ठीक है, या तहकीकात करना। तो यहाँ क्या है दी मैटर, दी मैटर का मतलब है बातचीत या मामला, ठीक है ना। तो दी मैटर लिखेंगे यहाँ, तो दी मैटर, दी मैटर हो गया। मस्ट का क्या करना है, मस्ट भी करना होगा। मस्ट का मस्ट तो ऑक्सिलरी है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके बाद में हम बी का यूज़ करते हैं। और लुक का क्या होगा, लुक्ड हो जाएगा, LOOKED, लुक्ड, ठीक है ना। और इनटू इसके साथ रहेगा क्योंकि ये तो फ्रेजल वर्ब है ना। तो फ्रेजल वर्ब में वर्ब के साथ में जब हम प्रीपोजिशन मिला देते हैं तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। कभी कभी हमें एडवर्ब भी इसके साथ में मिलाना पड़ता है, तब वो फ्रेजल वर्ब बनता है। तो देखिए आगे, द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू लुक्ड इनटू। तो देखिए मामले की छानबीन की जानी चाहिए, अवश्य ही मामले की छानबीन की जानी चाहिए, ये इनटू है, INTO। तो उसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में बाय लगाना होगा, बाय, और किसके द्वारा मामले की छानबीन की जानी चाहिए, बाय हिम, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम।
तो यहाँ कर दिया हिम, बाय हिम। द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय हिम, उसके द्वारा मामले की छानबीन की जानी चाहिए, मामले की तहकीकात की जानी चाहिए, ये हुआ। देखिए अगला है प्लीज़ कीप ऑफ द फायर। कीप ऑफ फिर से फ्रेजल वर्ब है। कीप का मतलब होता है अपने पास में कोई चीज़ रखना, ठीक है, रखने को कहते हैं कीप। कोई वस्तु आप अपने पास में रखते हैं तो उसको हम कहते हैं कीप। अब इसके साथ में ऑफ, ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑफ को जब हम इसके आगे लिखेंगे, प्रेपोजिशन और वर्ब दोनों के मिलने से अब दोनों का अर्थ जो है वो अलग एक नया अर्थ बनता है। कीप ऑफ का अर्थ है दूर रहना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, प्लीज कीप ऑफ द फायर, कृपया अग्नि से दूर रहो, आग से दूर रहो। तो अब यहाँ मान लीजिए प्लीज लिखा है या काइंडली लिखा है। प्लीज का और काइंडली का एक ही अर्थ है, अनुग्रह करके या कृपा, कृपा करके, ठीक है, या फिर कृपया, दोनों ही अर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार अब प्लीज का और काइंडली का क्या बनता है, रिक्वेस्टेड बनता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ये प्लीज को तो हटा देंगे, ठीक है। अब इसको हटाएंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, YOU, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना खुद की तरफ से लिखना पड़ेगा। प्लीज या काइंडली देखते ही आपको इतना खुद की तरफ से लिखना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है ना। अगर यहाँ सलाह की भावना हो, सलाह दी जाती है, जैसे मान लीजिए यू आर एडवाइज टू करना पड़ेगा। अगर आदेश का, अगर आपको आभास होता है आदेश है ये, तो फिर यू आर ऑर्डर टू करना पड़ेगा। समझ में आया क्या। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें समझनी होगी। अगर कहा जाता है तो यू आर सेड टू, ठीक है। ये यू आर आपसे अगर अपेक्षा की जाती है तो आप क्या करेंगे, यू आर सपोर्टेड टू, ठीक है। यू आर एक्सपेक्टेड टू, ये आप इस तरह से आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है तो फिर आप यू आर एक्सपेक्टेड टू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है या अपेक्षा की जाती है, इस प्रकार के मामलों में हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये क्या है, इसमें प्लीज़ का जो है ना देखा तो इसमें रिक्वेस्टेड बनता है, तो यहाँ एडवाइज वाली बात है ही नहीं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ, अब यहाँ लिखना होगा हमें कीप ऑफ, कीप ऑफ। अब देखना ये है, ये कीप ऑफ किससे जुड़ गया, टू से। टू पहले से ही, इसके बाद में हमने टू लिखा ही था, तो ये टू इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है ना। टू कीप ऑफ द फायर, टू द फायर, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है और बहुत सरल चीज़ें हैं समझने में। डू नॉट लाफ एट द बिगर, भिखारी की तरफ मत हंसो। किसी ने कहा है कि भिखारी की तरफ मत हंसो, तो इसमें अब क्या है, मत हंसो यानी कि भिखारी की तरफ नहीं हंसना चाहिए, ये कहा गया है ना। तो दी बिगर करना होगा। अब लाफ, अब मान लीजिए कोई वर्ब है, वर्ब के बाद में आप एट का यूज करते हैं, जिससे लुक के साथ में एट का यूज किया, तो लुक का मतलब देखना, तो लुक एट का मतलब है किसी दिशा में देखना। तो लाफ के साथ में आपने एट का यूज किया, तो लाफ एट का मतलब है, लाफ का मतलब है हंसना, तो और लाफ एट का जो मीन्स हुआ वो क्या हुआ, किसी दिशा में हंसना, किसी की तरफ हंसना, किसी पर हंसना। आ गया होगा समझ में अब तक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डू नॉट लाफ एट द बिगर, भिखारी पर मत हंसो, भिखारी की तरफ मत हंसो, ये भी हुआ, ठीक है ना, भिखारी की ओर मत हंसो। तो दी बिगर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको दी बिगर लिखेंगे यहाँ, BE, बैग में नहीं क्या होता है, BEG बैग, बैग में नहीं होता है मांगना, ठीक है। और बेगर का मतलब हुआ भिखारी यानी मांगने वाला, ठीक है। दी बेगर, अब यहाँ क्या करना है, आप इसको शुड बना दीजिए, अब शुड लिखिएगा, मॉडल डाल दीजिए यहाँ, शुड करके अब डू को हटा दीजिए, नॉट लिख दीजिए यहाँ, शुड नॉट, ठीक है ना। दी बेगर शुड नॉट, अब शुड नॉट के बाद में आपको क्या लगाना है, बी, क्योंकि अब ये डूअर तो ये है ना। अब ये वाक्य का जो ये, अब नफरत जो है ना, हंसना किसकी तरफ नहीं चाहिए, भिखारी की तरफ। भिखारी किसी की तरफ नहीं हंसेगा, भिखारी की तरफ नहीं हंसना चाहिए दूसरों के द्वारा, ठीक है, हंसा नहीं जाना चाहिए। तो ये रिसिपिएंट है, इस समय ये रिसिपिएंट बनेगा, पूरे वाक्य का रिसिपिएंट ये बन गया। अब क्या करना है, नॉट, शुड नॉट बी, लाफ का लाफ्ड करना है, ठीक है, शुड नॉट बी, इधर यहाँ लिख देता हूं मैं, शुड नॉट बी लाफ्ड। अब क्या करना है, एट, ये एट हटेगा नहीं, क्योंकि उसकी दिशा की बात है ना, दिशा बताने के लिए एट का यूज हुआ था, और हम इस एट को नहीं हटा पाएंगे। अब बाय लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि बाय वाला कोई है भी नहीं, और होता तो भी उसको अगर अनइम्पॉर्टेंट होता लिखा भी नहीं जाता। तो डू नॉट लाफ एट द बिगर, भिखारी की तरफ मत हंसो, भिखारी की ओर मत हंसो। द बेगर शुड नॉट बी लाफ्ड एट, भिखारी की तरफ नहीं हंसा जाना चाहिए, ये बन गया, ठीक है। नहीं हंसा जाए या नहीं
हंसे, भिखारी की तरफ नहीं हंसे, या भिखारी की तरफ नहीं हंसो, या भिखारी की तरफ नहीं हंसा जाना चाहिए। तो बहुत सारे अर्थ बन जाते हैं इसके, ठीक है ना, जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे आप समझ लीजिए आकर। आगे देखिए, हु हैज़ लॉक्ड द डोर, दरवाजे के ताला किसने लगाया है, दरवाजे के ताला किसने किसने लगाया है, यानी दरवाजा बंद किसने किया है। तो हु का क्या होगा, बाय होम। हु को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हु को बाय होम बनाना पड़ेगा, फिर आप इसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे। सीधा ही हु से अगर बनाओगे तो ये नामुमकिन होगा, ठीक है। तो इसको मुमकिन बनाने के लिए बाय हुम करना पड़ेगा। बाय हु भी नहीं कर सकते। बाय हुम पहले हु का, अब देखिए हु लिखा है, इसके पास में एम ही तो लिखना है, और इसके पहले बाय लगा दीजिएगा, और बी पहले सी डी का लिखना है, बाय हुम। अब दी डोर को अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे अब सब्जेक्ट ये बनेगा इसका, ठीक है ना, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ये बनेगा, डोर एक वचन है तो हैज़ का फिर हैज़ ही लग जाएगा। अब ये हैज़ देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वाला हैज़ यहाँ लगा दिया गया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये बहुवचन में होता ना तो हम यहाँ हैव लगा देते, लेकिन ये एक वचन है दरवाजा, इसलिए हमने हैज़ किया। तो यहाँ क्या करेंगे, दी डोर लिखेंगे, दी डोर, दी डोर। अब ये परफेक्ट है ना, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो परफेक्ट में क्या होता है, बिन का यूज करते हैं, बिन लगता है इसमें, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बिन का यूज होता है, तो ये प्रश्नवाचक है। बाय हुम हैज द डोर बीन लॉक्ड, यहाँ लॉक्ड यहाँ लिखिएगा, तो ये हो गया दरवाजे के, यानी किसके द्वारा दरवाजे के ताला लगाया गया है, यानी दरवाजा किसके द्वारा बंद किया गया है, ये मतलब बन गया इसका पूरा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखिए अगला, तुलसीदास रॉट दी रामायण, तुलसीदास ने रामायण को लिखा था। तुलसीदास ने रामायण लिखा, किसने लिखा, आज लिखा है क्या, नहीं, ये भूतकाल की बात है, किसी जमाने में उसने लिखा था, ठीक है। तुलसीदास ने रामायण लिखी, तो इसमें दी रामायण, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, दी रामायण, रामायण, जी रामायण। तो ये टेंस कौन सा है, अब आप वर्ब को देखिए, मैंने कहा है कि वर्ब को देखने से आपको टेंस का पता चलेगा, या आपको एडवर्ब को देखने से टेंस का पता चलेगा, दो ही तरीका है इसका। या फिर इसकी संगति देखिए, वाक्य के साथ में एक साथ वाला वाक्य और भी होता है, कई बार छोटा वाक्य हो चाहे बड़ा वाक्य हो, तो संगति से उसका पता चल जाता है वो किस नेचर का है, ठीक है ना। तो दी रामायण वॉज, रामायण एक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके एक वचन है इसलिए हमने वॉज किया, और इसका सहायक क्रिया क्या होगा पास्ट डेफिनेट में, वॉज वर, वॉज। अब क्या होगा, राइट रोट रिटर्न, तो इसका क्या होगा, अब राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट इसके सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट डेफिनेट हुआ, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न हो गया, ठीक है। दी रामायण वॉज रिटर्न, रामायण को लिखा गया था। अब बाय लगाना है, बाय लगा करके अब यहाँ लिखेगा तुलसीदास, तुलसीदास के द्वारा, ठीक है ना, तुलसीदास के द्वारा रामायण को लिखा गया था, ये हुआ। अब आगे देखिए, व्हाट डज दिस फैक्ट्री मेक, यह फैक्ट्री क्या बनाती है, यह फैक्ट्री क्या बनाती है। तो इसमें ये देखने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हल किस तरह से करते हैं ये समझने की बात है। देखिए इसको हल इस तरह से करते हैं, व्हाट इज, क्योंकि आपको मालूम है ये डू या डज को देखोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए, टेंस के अकॉर्डिंग चलना है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, और प्रश्नवाचक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम थर्ड फॉर्म लगता है ना, तो इसमें ये प्रश्नवाचक है, तो व्हाट के बाद में इज लगाया तो बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, दिस फैक्ट्री करेंगे, ये लिख दिया, व्हाट इज दिस फैक्ट्री, व्हाट इज दिस फैक्ट्री, व्हाट इज दिस फैक्ट्री, ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसको हटाना है, दिस फैक्ट्री को एक बार हटा दीजिए, व्हाट इज मेड करो, मेड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड, MEDE, मेड, व्हाट इज मेड क्या बनता है। अब क्या बनता है, इन लगा करके यहाँ बाई नहीं लगेगा, इन दिस फैक्ट्री करना होगा, इन दिस फैक्ट्री। अब ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि उस तरीके से बनता नहीं था। तो व्हाट इज मेड इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में क्या बनती है, क्या चीज़ बनती है। तो इसमें लिखा था कि व्हाट डज दिस फैक्ट्री मेक, ये फैक्ट्री क्या बनाती है। तो व्हाट इज मेड क्या बनती है, इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री की चीज़ अंदर बनती है, फैक्ट्री के द्वारा चीज़ नहीं बनती है। तो बाय दिस फैक्ट्री नहीं करनी है, इन दिस फैक्ट्री करनी है, इसमें प्रीपोजिशन बाय नहीं इन आएगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज के पैसिव वॉइस बिल्कुल समझ में आया होगा,
तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।